तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Rub your both palm. Make a positive covering outside your body. Again, rub your both palm. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. Okay. So we'll start the class. Please mute your mic, Pooja ji. वो केमिस्ट्री वाले कुछ स्टूडेंट का एग्जाम है गेट का इवनिंग में तो Pooja ji, try to mute yourself. सॉरी मैम सॉरी. Okay. चलिए. So we'll start the class. आप लोगों को मैंने कल क्या पढ़ाया था? हेलो. हाइपरटेंशन आस्थमा. Hypertension or कार्डियक what is hypertension? asthma. Huh? Cardiac asthma. What is hypertension? I'm asking. पेशेंट मैम हाई बीपी है उसको बोलते हैं. हाई बीपी में क्या 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 सिम्टम है, क्या कॉज है, सब बताइए. कॉजेस तो आपने बताया कि कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं है इसका, बट एडल्ट्स में होता है और इसके सिम्टम्स में हेडेक है, नोशिया है, वोमिटिंग सेंसेशन है, सिम्टम्स नहीं चक्कर बताए आना थे. है, ब्लर विजन है. सिम्टम्स नहीं बताए थे, कॉज बताए थे. हाँ बताइए क्या है. मैम वो अनिद्रा था इसमें और स्मोकिंग था और हाइपरटेंशन के लिए वो जो दिनचर्या सही नहीं रहती है जिन लोगों की और ज्यादा तनाव लेते हैं और कुछ था कॉज, थोड़ा बहुत याद नहीं आ रहा है. और कोई बताइए. मैम हाइपरटेंशन के सिस्टम में थे कि जैसे साइलेंट किलर कहते हैं इसको, और हेडेक होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब जो श्वास नहीं आती ठीक से, छोटी होती है और नाक से खून निकल जाता है, कई बार निकलता है. अच्छा ठीक है. तो नेक्स्ट बताएंगे मुझे कार्डियक अस्थमा क्या होता है. हेलो. मैम इसमें लंग्स में ब्लीडिंग जमा होने लगती है, लेफ्ट साइड में हार्ट फेल की प्रॉब्लम. किस में ब्लीडिंग होती है? लंग्स में. लंग्स में ब्लीडिंग होती है? नहीं लंग्स में ब्लड कहाँ से आ गया? मतलब मैम जो टीनी ब्लड वेसल्स हैं और वो बॉडी की जो वो कैपिलरीज हम जिनको बोलते हैं वो उनका लीकेज होना शुरू हो जाता है. अच्छा ठीक है. फिर कहाँ जाते हैं वो फिर वही मैम लंग्स के पास जो हमारे जो हार्ट की आउटर लेयर होती है उसके पास वो जमना शुरू हो जाता है और फिर ब्रीथ लेने में ना प्रॉब्लम हो जाती है. अच्छा ओके ठीक है. नेक्स्ट बताएंगे मुझे कार्डियक अस्थमा के कॉज क्या है. मैम ये किसी भी एज में हो सकता है. 25 एज से अधिक की मतलब एज के लोगों में इसमें ज्यादा देखा जाता है, इससे ज्यादा की एज वालों को. और इसमें कार्डियक अस्थमा एक मतलब एक तरह से एक वार्निंग होती है कि हार्ट फेलियर होने की. और हाई बीपी इसमें वालों को ज्यादा होता है, हार्ट डिजीज के चांसेस होते हैं इसमें. और मैम हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी ये हो सकता है, एनीमिया की वजह से भी होता है, कुछ बर्थ जन्म से मतलब जो बच्चों को जन्म से ही अगर हार्ट की प्रॉब्लम होती है उस सिचुएशन में भी ये चीजें होती है. अच्छा ठीक है. नेक्स्ट मुझे बताएंगे नेक्स्ट मैंने क्या पढ़ाया था. यही पढ़ाया था मैम, इसके रिस्क फैक्टर और थे बस. ठीक है चलिए. तो आज हम इनका यौगिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे, होता क्या है. ठीक है. ये जितने भी मैम हमारे एक चीज मैं पूछूंगी कि हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर एक ही चीज तो नहीं होते हैं, लेकिन एक यदि है तो दूसरा भी हो जाएगा, ऐसा कुछ है या एक ही चीज को बोलते हैं? हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर कंडीशन एक ही मेजर की जाती है, लेकिन टेंशन मतलब होता है तनाव, मीन्स प्रेशर कहीं पर भी पड़ रहा है, और हाई ब्लड प्रेशर प्रेशर की एक यूनिट है. मतलब जब आप अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मली नापते हैं
तो उसकी यूनिट को अगर वो हाई जा रही है तो हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, लो जा रही है तो लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। लेकिन वॉल्स की तरफ जो आपका प्रेशर पड़ रहा है उसको हम टेंशन बोलते हैं अदर लैंग्वेज में, इसलिए उसको हम हाइपर टेंशन बोलते हैं। सो बोथ आर थोड़ा सा सिम्टोमेटिकली डिफरेंट, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, समझ में आया। और अगर हाइपर टेंशन है तो हाई ब्लड प्रेशर साथ में होगा, मतलब ये एक ही कंडीशन है, कंडीशन एक ही है। लेकिन हाइपर टेंशन वजह से आपको साइकोलॉजिकली कंडीशन भी, जैसे तनाव रहेगा, आपको ब्रेन में भी अजीब सा लगेगा, हेडेक महसूस होगी, ठीक है, ये सारी चीजें बनी रहेंगी आपकी। हाँ, मैं वही पूछ रही थी कि हाइपरटेंशन जनरली हम मेंटल डिसीज से, मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल डिसीज कह सकते हैं कि थोड़ा दिमागी तरह से लेते हैं, इसलिए पूछा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आपका कि हम इसमें मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मैनेजमेंट करने के लिए मैं आपको पीपीटी शेयर करूंगी, आप मुझे बताना हो रही है नहीं, एक सेकेंड रुको। वेट करेंगे, ठीक है। Is that visible? यस मैम। ओके, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे यौगिक मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज, मींस इसमें आपके जितनी डिसीजेस मैंने आपको पढ़ाई हैं हार्ट रिलेटेड, दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस, हाइपरटेंशन, और कौन सी है, कार्डियक अस्थमा, ठीक है। इन सब के लिए हम मैनेजमेंट एक साथ पढ़ेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी यौगिक मैनेजमेंट की, तो हम स्टार्ट करते हैं लाइफस्टाइल और डाइट से, ठीक है। लाइफस्टाइल और डाइट में बताया गया है जितने भी लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है मेनली राजसिक फूड खाने की वजह से होती है। राजसिक फूड मीन्स आप प्याज, लहसुन, मिर्च, ज्यादा स्पाइसी फूड, ये सब राजसिक फूड होते हैं। इसकी वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जल्दी होती है। ये हमारी बॉडी को एक्टिव ज्यादा करते हैं, टेम्परामेंट बढ़ाते हैं, और इसकी वजह से लोगों का टेम्परामेंट कॉम्पिटिटिव जिनके अंदर रहती है ना, हमेशा कंपटीशन की भावना जिनके अंदर रहती है, उनको भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर मैनी पीपल हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू रियली रिलैक्स, इसमें लिखा गया जनरली बहुत कॉमन चीज लिखा गया है कि हम भूल गए हैं आज की जिंदगी में कि हमें रिलैक्स कैसे रहना है, ठीक है। हम योग या कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, स्पोर्ट्स नहीं करते, योग नहीं करते, या खुश रहने की कोशिश नहीं करते, और इसके वजह पे हम इसकी जगह पे चीजों को रिप्लेस कर रहे हैं रिलैक्सेशन के लिए। ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, बैड हैबिट्स हम अपना रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज जो हमें एग्जॉस्ट करती है, एक्साइट करती हैं, इनको हम यूज कर रहे हैं रादर देन रिलैक्सिंग अवर ओन सेल्फ। तो हमारा माइंड को हम रिलैक्स किसी न किसी सप्लीमेंट द्वारा कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। फिर अगर हम स्लीप अच्छे नहीं लेते, स्किपिंग करते हैं स्लीप की, अगर आप अच्छी स्लीप नहीं ले रहे हो तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ओवर ईटिंग की वजह से भी होती है नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम। फिर इसीलिए बोला गया है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की आपने जितनी भी डिसीज अभी तक सुनी होगी ऊपर से लेके अभी तक, मैक्सिमम डिसीज कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से होती है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कार्डियोवास्कुलर डिसीज और नर्वस सिस्टम डिसीज में आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो डाइट कैसी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, जो लोग मीट या चिकन लेते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। एक्सेसिव प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपका विटामिन, ठीक है, ये तीनों हमारे बॉडी में, सॉरी फैट, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन, वन बाय वन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाती है। तो एक्सेसिव प्रोटीन भी जब व्यक्ति लेता है और उसके लिए कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता, तो एक्सेसिव प्रोटीन की वजह से भी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होती है। और मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं हमारे, ठीक है, इन डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो मक्खन हो गया, आपका चीज हो गया, ये सब क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल या कहीं ना कहीं कंजक्शन ज्यादा बढ़ा देते हैं। ऑयली फूड और स्पाइसी फूड, तो ये सारी चीजें हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए अच्छी नहीं होती। अब इनको हम रिप्लेस कैसे करेंगे, तो आप इनको होल ग्रेन्स जो होती हैं, हमारी जो दालें होती हैं, ठीक है, जिनमें सारी चीजें मिली होती है, वो लेना चाहिए। फिर इसमें फ्रूट्स लेना चाहिए आपको, जो नॉर्मल हो, आपको फाइबरस हो, आपके बॉडी को कॉन्स्टिपेशन ना होने दे किसी भी तरीके से, ठीक है।
और फ्रेश वेजिटेबल आपको लेना है। तो ये कुछ लाइफस्टाइल और डाइट बताई गई है कि आप ऐसी चीज लीजिए, मीन्स जो सात्विक प्रवृत्ति को बढ़ाए, आपकी राजसिक प्रवृत्ति को ना बढ़ाए, पित्त कम करने वाली चीज आपको लेना है, ठीक है। अब आता है षटकर्म। षटकर्म में जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके हार्ट पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को हम नेक के ऊपर वाली षटकर्म करवाते हैं। तो नेक के ऊपर में कौन सा आपका जल नीति है। तो जल नीति एक एक्सीलेंट प्रैक्टिस है आपकी, ठीक है, किसके लिए, आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीज के लिए, एक हार्ट पेशेंट के लिए। अब आता है कुंजल और लघु लघु संघ प्रसारण। मुझे बताइए कुंजल क्या होता है, एनीवन। वमन मैम, जो पानी पी के हम बाहर निकालते हैं। वमन कहते हैं। गजगरनी भी बोलते हैं। ठीक है, वामन और गज करनी। वामन और गज करनी में थोड़ा सा डिफरेंस है। वामन विदाउट फिंगर हम यूज करते हैं और गज करनी में हम फिंगर का यूज करके पानी को बाहर निकालते हैं, ठीक है। कुंजल नहीं में भी मैम, हम गजकरनी मैम उल्टा, गजकरनी में हम फिंगर नहीं, अपने आप बाहर निकालते हैं ना मैम, गज के नहीं, जैसा। अगर आप बुक पढ़ोगे तो जनरली जो हम वामन करते हैं ना उसमें हमको उंगली नहीं डालना होता, लेकिन हम डालते हैं, प्रैक्टिस में हम वामन में डालते हैं उंगली। आप एक बार ग्रहण संहिता पढ़ना, एक्चुअल मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक बार गज करने की प्रोसेस देखना उसमें क्या लिखी है, ठीक। मेरे ख्याल से वमन में हम उंगली नहीं रखते अंदर, गज करनी में रखते हैं। नहीं मैम, ठीक है, तो गजकरनी एक जैसे, बार गजकर तो हाथी हाथी जैसे करता है ना मैम, वैसा वैसा 100%। हाँ पता है, उसे इसमें नहीं बोलते करे, हैं कि वमन में नहीं आप डालते। हाथ अंदर नहीं रखते, ठीक है। और मेनली क्या है जो वामन है, हाँ सॉरी, वामन जो है वो आप खाने के पश्चात करते हैं, खाने के बाद गले तक आप जल भरते हैं, उसके बाद करते हैं वमन, ठीक है। तो वमन में, हाँ वमन में हम यूज करते हैं हैंड का, गज करने में यूज नहीं करते, लेकिन वमन में हम खाने के बाद करते हैं। लेकिन जनरली जो हम करते हैं, अभी प्रैक्टिस करते हैं, वो खाली पेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वी हैव तो हम लघु संघ प्रक्षालन और कुंजल की प्रक्रिया नहीं देंगे एटलीस्ट तब तक जब तक थोड़ा पेन हो आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आसन, ठीक है। आसन में आप पवन मुक्तासन पार्ट 1 और 2 देंगे। अब पवन मुक्तासन पार्ट 1 और 2 और 3 तीन पार्ट होते हैं, तीसरे पार्ट को क्या बोलते हैं हम, शक्तिबंध के आसन। शक्तिबंध। तो शक्तिबंध क्या करता है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे ज्यादा ही इम्पैक्ट डालता है, इसीलिए शक्तिबंध के आसन हम नहीं करवाते। तो बिगिनर्स जो होते हैं हमारे नॉर्मली, उनको पवन मुक्तासन सीरीज में हम कराते हैं पहला वाला, जिसको हम बोलते हैं एंटी रूमेटिक ग्रुप। एंटी रूमेटिक में आपके पैरों के दर्द जितने भी होते हैं, जिनको घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जो बुढ़ापा आ जाता है जिनको, ठीक है, तो उनको करवाया जाता है पवन मुक्तासन सीरीज 1, जिसमें आपका जानुशीर्षासन, अर्ध तितली आसन, तितली आसन, पूर्ण तितली आसन ये आती हैं। ये हमारे मेनली घुटने की जिनको प्रॉब्लम होती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए होता है और रिलैक्सेशन करता है पूरी होल बॉडी को। दूसरा आता है पवन मुक्तासन सीरीज 2, ठीक है। अब सीरीज 2 जो होती है वो भी आपको ज्यादा स्ट्रेन नहीं करती है, ये डाइजेशन और एब्डोमेन के लिए होती है, मीन आपका डाइजेस्टिव ग्रुप है पवन मुक्तासन सीरीज 2, ठीक है। तो इसका भी एडवांटेज हमको मिलता है, इसकी वजह से हमें किसी तरीके का कॉन्स्टिपेशन या कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। फिर आता है पवन मुक्तासन सीरीज 3। अब जो सीरीज 3 है आपका वो शक्तिबंधासन मीन्स एनर्जी ब्लॉक पोस्चर्स। ये पोस्चर इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इसको करने के लिए हमें बहुत एनर्जी जरूरत पड़ती है और हार्ट पेशेंट जो है वो थक जाते हैं, इसीलिए पवन मुक्तासन सीरीज नहीं देना चाहिए। और जो डाइजेशन वाली भी होती है हमारी, वो भी कभी कभी किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो डाइजेशन वाली भी अगर आपको लगता है तो आप उसको ओमिटेड कर सकते हैं, इफ ओमिटेड मींस आप उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा 1, लेकिन आपको करना ही करना है, ठीक है। फिर आता है शवासन। शवासन इसलिए बोला गया है जो हार्ट पेशेंट है उनको मैक्सिमम रेस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी वालों को क्या था, हम रेस्ट वाले कम करवा रहे थे क्योंकि हमें उनका कफ बाहर निकालना था, लेकिन हार्ट वाले में थोड़ा रेस्ट करवाएंगे, थोड़ा सा भी स्ट्रेन पड़ गया तो पंपिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें बताया गया योगा शुड बी सोर्स ऑफ रेस्ट, रिलीफ एंड रिलैक्सेशन। हम योग रेस्ट के लिए करें, रिलीफ के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, ऐसा नहीं कि भाई एकदम लगे पड़े एडवांस करने में, ऐसा नहीं। आपको शवासन करवाना है जिनको
प्रॉब्लम है किसकी? कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है आपके वज्रासन सीरीज। तो वज्रासन सीरीज में आप वज्रासन कर सकते हो आफ्टर मील, ठीक है। फिर शशांक आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर्पासन आपके मैम मैम आपकी आवाज वॉइस नहीं नहीं आ आ रही है रही है। आपकी। बाकी वॉइस नहीं आ रही है, बाकी लोगों को आ रही है क्या? नहीं, किसी नहीं, को किसी नहीं आ को रही। नहीं। मैम लेफ्ट हो। किसी को पता है ये योगा थेरेपी के लिए कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, जैसे कि योगा एज ए योगा टीचर हो? मैम क्या हुआ, फोन लगा दो ना कोई। मैं कर रही हूँ। हेलो, हाँ, कैवल्य धाम की बुक अच्छी है इसके लिए। कोई ये बताएगा ये पवन मुक्तासन भाग 1, 2 ये में कौन से आते हैं आसन? ये मोरारजी देसाई है ना, शायद इनका है, उनकी बुक होती है, उसमें पूरे आसन है, बुक मिलेगी इसकी। आसन प्राणायाम मुद्रा बंद की बुक में नहीं है नहीं, ये पुष्पा। वो नहीं नहीं, वो भी है। और ये तो ये मुंगेर बिहार की है ना, आसन मुद्रा प्राणायाम बंद। अच्छा, उस बुक में जो पवन मुक्तासन भाग 1 में जो दिए हुए आप ट्राई कर रही हैं, लगता है रिसीव कर रहे हैं। तो मुंगेर इसमें आसन मुद्रा प्राणायाम बंद में भी है, पवन मुक्तासन है मेरे पास, उसमें भी है, पर ये शायद मोरारजी देसाई का है। तो आप भेज सकते हो ग्रुप में? है तो मैं देखती हूँ, होगा शायद, इंग्लिश है हिंदी, जो मैं आसन मुद्रा वाला भेज दूंगी, अगर रहा तो मेरा शेयर कर दूंगी। ओके, थैंक यू। किसी के पास गहर संहिता का पीडीएफ है क्या, जो पुराने बच्चे थे उनको पढ़ाया हो सर ने, मयंक सर ने? हेलो, हम सारा चीज हम लोगों ने बुक से पढ़ा है। सब बुक से ही पढ़वाया? हाँ, सारा चीज बुक से पढ़ाए थे सर। कोई स्लाइड नहीं थी उसकी, बुक से ही पढ़ा था हमने। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? यस हाँ मैम। मैम। हाँ, तो कब से चली गई थी आवाज भाई? मैम सर्पा आसन से। अच्छा, मतलब मैंने इतना सारा पढ़ा दिया। भाई साहब रुक जाओ जरा, एक सेकंड रुकिएगा। और मैं सोच रही हूँ कि आराम से चल रहा है सब, ठीक है। सर्पासन मीन्स अभी हम आसन में ही हैं, मैंने कंप्लीट भी कर दिया पूरा, ठीक है। चलो, तो हम सर्पासन की प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा योग मुद्रा, भू नमन आसन, मत्स्य क्रियासन और अद्वासन, ये कुछ मैम आसन है। सर्पासन भुजंगासन ही है ना, कि वो जो हाथों नहीं, को बैक करके अलग अलग है। चेस्ट को ओपन करना है? नहीं, भुजंगासन में आपके हाथ फ्लोर से टच रहते हैं, सर्पासन में आपकी बॉडी के साथ हाथ भी उठता है, ठीक है। आया समझ? हेलो, हाँ, हाथ पैर दोनों उठेगा ऊपर। हाँ, किसी किसी कंडीशन में केवल लोग हाथ ही उठाते हैं बस। आप एपीएमबी में पढ़ेंगे तो उसका कंटेक्स्ट दूसरा दिया हुआ है, ठीक है। मैं उसको बताती हूँ आप लोगों को, रुको जरा। एपीएमबी के अकॉर्डिंग, एपीएमबी में अलग दिया हुआ है। निराला भुजंगासन भी बोलते हैं। हाँ, निरालंब भुजंगासन भी बोलते हैं मैम इसे। भुजंगासन अलग है भाई।
ठीक है, पैर नहीं उठाते सर्पासन में, केवल हेड उठाते हैं, हाथ को पीछे इंटरलॉक करते हैं और हेड उठाते हैं। ठीक है, मतलब मैम वही चेस्ट, यस मैम, चेस्ट ओपन करना है, हाथों की ग्रिप पीछे की तरफ बनाकर खुद को पीछे की तरफ खींचना है। हाँ, और चेस्ट ओपन हो गया आगे। ठीक है मैम। हाँ, ठीक है, ठीक है। अरे मैम हाथ पैर दोनों उठता है उसको क्या बोलते हैं? वो नौकासन। सलभासन है, हाथ पैर, वो दूसरा है नौकासन। वो नौकासन है फ्रंट साइड से। अच्छा। ठीक है, फ्रंट से करते हैं। वो नौकासन आपका सुपाइन पोस्चर है, सर्पासन आपका प्रोन पोस्चर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट वी विल स्टडी मत्स्य क्रीड़ासन और अद्वासन। नेक्स्ट है आपका प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम मीन्स मैम मत्स्य क्रीड़ासन क्या हुआ? क्या क्या मैम मत्स्य क्रीड़ासन क्या हुआ ये? बता रही हूँ। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मत्स्य क्रीड़ासन। मत्स्य क्रीड़ासन मतलब होता है आप सिंपली ले डाउन हो जाइए जमीन में प्रोन पोस्चर में। ठीक है, और उसके बाद अपने पैर को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, ऊपर की ओर लेके जाइए और एक पैर को मोड़ना है आपको फोल्ड करके, उसको हम बोलते हैं मत्स्य क्रीड़ासन। जनरली क्या होता है, जब हमारे हाथ पैर बहुत दर्द होते हैं तो हम पैर मोड़ लेते हैं ना, उसको बोला जाता है मत्स्य क्रीड़ासन। समझ आया? हेलो, जो मैम पद्मासन ये जो लगाना है ये आसन नॉर्मल है, वैसे? मैम कुछ इसकी आसन नहीं पिक्चर्स लगाना आप इसमें। यदि दिखा दें तो अच्छा रहेगा। बिना इसका पिक्चर्स की इसमें समझ मुश्किल है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा आसन मैम किस मैम अधवासन भी नहीं समझ में आ रहा, उसको भी बता दीजिए। आई विल टेल 1 मिनट। हाँ, अरे रुको, बता रही हूँ मैं आप लोगों को, सेकंड रुकिएगा। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना? हो रही है स्क्रीन प्रेजेंट? यस मैम। हाँ, ठीक है। यस मैम। जी मैम। अब मैं आप लोगों को कल डायग्राम बनाऊंगी उसमें। ठीक है, तब यू विल गेट टू। अरे इसमें ये सर्च क्यों नहीं कर रहा है भाई? हाँ, अच्छा हो गया। ये मत्स्य क्रीड़ासन दिख रहा है? मैम जनरली दिखा भाई? हम सोते समय भी पोस्चर बनाते हैं ना। हाँ, ये तो इसको रिलैक्सिंग हम हो गया बोलते हैं मैम, मत्स्य रिलैक्सिंग। क्रीड़ासन। इस आसन का नाम ही मत्स्य क्रीड़ासन है। ठीक है, और अधवासन और अधवासन में हम ये देखो मत्स्य क्रीड़ासन लिखा हुआ है, फ्लैपिंग फिश पोज। ठीक है, दिख रहा है भाई? हो गया? यस मैम। हाँ, अधवासन में हम पूरा ले जाते हैं प्रोन पोस्चर में और बस हाथ सामने रख लेते हैं। दिखा रही हूँ, रुक जाओ। ये है अधवासन आपका, रिवर्स कॉर्व्स पोज। मकरासन में हाथों को दिखा? आगे लेके जाना। यस मैम। हाथ आपके आगे होने चाहिए, हेड एज पर द कंफर्ट आपको रखना है, नेक रिलैक्स रखना है, शोल्डर रिलैक्स और ओपन रखना है, लोअर बैक रिलैक्स, मसल रिलैक्स। हाँ, एक्चुअली सब रिलैक्सिंग आसन है ना हाई बीपी के लिए एक्चुअली। हाँ, मेनली आपको रिलैक्सेशन पोस्चर ही देने हैं हाई बीपी के लिए। ठीक है, समझ आया? ओके, यस मैम। चलिए यस अब मैम। हम आते हैं नेक्स्ट। ओके, सो नाउ विल कंटिन्यू विथ प्राणायाम। अब हम बात करते हैं प्राणायाम की। तो प्राणायाम में हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करवाते हैं। ठीक है, नाड़ी शोधन प्राणायाम वो भी विदाउट रिटेंशन। आप नाड़ी शोधन उज्जाय प्राणायाम कराओगे तो आप इसमें किसी प्रकार का बंध नहीं लगाओगे, बंद मना होते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा ब्लड प्रेशर के टाइम पे आप कोई भी बंद नहीं लगाएंगे। दूसरा, आप इसमें कुंभक नहीं लगाएंगे, रिटेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे आप इंटरनल करें या एक्सटर्नल। चलिए, और आपकी जो ब्रीथ है वो डीप होनी चाहिए, डीप ब्रीथ के साथ आपको करना है। नेक्स्ट आता है आपका रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्सेशन टेक्निक में योग निद्रा हमें जनरली करनी चाहिए।
कोई भी आसन आप करते हैं, जैसे मान लीजिए पवन मुक्त आसन सीरीज 1 कर रहे हैं, ठीक है, 1 करके आपको थकान महसूस हुई, फिर आप योग निद्रासन करने लग जाओगे। फिर आपने वज्रासन की सीरीज करी, उससे आप थक गए, फिर आप करने लग जाओगे योग निद्रा। तो ये एक आसन के ड्यूरेशन में करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन में अजपा जप करते हैं विथ मंत्र, सोहम मंत्र के साथ आपको करना है, ठीक है। दूसरा होता है आपका अंतर्मौन, इनर साइलेंस। तो ये कुछ आपके मेडिटेशन है जो आपको करना है, ठीक है। आपका शायद अंतर्मौन उसमें भी है ना, नेट के सिलेबस में। मीन्स प्रैक्टिकल लास्ट चैप्टर में। हेलो, आवाज चलेगी क्या? यस मैम, वॉइस आ रही है आपकी। हेलो, आवाज तो आ रही ना, क्लास है, बताओ। आ रही है मैम, आ रही है वॉइस। मैम आ हाँ, रही है। तो अंतर्मौन है ना आपके, उसमें भी शायद टेंथ चैप्टर। अरे मैं पूछ रही हूँ 10th चैप्टर है ना। नहीं मैम, इसमें है योग निद्रा के बाद हेलो, योग निद्रा अंतर्मौन। योग निद्रा में है मैम। हाँ जी, यही वाला सिलेबस है। याद है अपने आपको? योग निद्रा अंतर्मौन, हाँ ठीक है। तो योग निद्रा आपको सत्यानंद सरस्वती जी ने दी है, ठीक है। इसकी प्रोसेस होती है, जिससे 8 स्टेप होते हैं, तो उनको फॉलो करना है आपको, ठीक है। जैसे आपका कौन कौन स्टेप आता है? सबसे पहले प्रिपरेशन आती है, जिसमें आप प्रैक्टिस का आउटलाइन आते हो। फिर आता है योग निद्रा आसन, बता रही हूँ अभी आपको, ठीक है। फिर आता है आपका शीतलीकरण। शीतलीकरण आप क्या करते हो? बॉडी को रिलैक्स करते हो और ओम का जप करते हो और टाइम पे इनर साइलेंस रखते हो। फिर मन में एक संकल्प लेते हो कि आप एक बुराई छोड़ोगे, एक अच्छाई लोगे। फिर अपने जो कॉन्शियसनेस है उसको 1 बाय 1 एक एक पार्ट में लेकर जाते हो। तो दाएं से बाएं, फिर पीछे, फिर सामने, इस तरीके से आप अपने कॉन्शियसनेस को इधर लेकर जाते हैं। फिर आपको ब्रीथ पे फोकस करना पड़ता है। तो ब्रीथ में आप कहाँ कहाँ फोकस करोगे? सबसे पहले आप नाभि में फोकस करोगे, फिर आपके चेस्ट में, थाई मीन्स आपके छाती में, फिर आप गले में करोगे और फिर नाक में। इस तरीके से आपको 1 बाय 1 क्या करना है? फोकस करना है आपकी सांस पर, कि सांस पहले आपकी नाभि में भर रही है, नेवल में जा रही है, फिर आपके चेस्ट में फिल हो रही है, फिर गले में, फिर नाक में। 1 बाय करके इसको 27 से लेके 1 तक आपको काउंट करना है। फिर मानस दर्शन मीन्स मन में अपने थॉट लाना है, फिर संकल्प लेना है, और फिर समाप्ति। तो रात में सोने के पहले अगर आप योग निद्रासन करते हैं, योग निद्रा, तो आपको बहुत रिलीफ मिलता है, ठीक है। अब अंतर्मौन क्या होता है? अंतर्मौन में ध्वनि से संबंधित, इसमें क्या करते हैं? इसमें भी 7 चरण आपके होते हैं। इसमें मैम आपको आपकी स्क्रीन अंदरूनी, में भी दिखाई नहीं दे रही है। मैम आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या? मैंने स्क्रीन नहीं शेयर की, मैं ऐसे बोल रही हूँ बस, क्योंकि उसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, मैंने आपको बता रही हूँ बस कि होता क्या है, ठीक है, अंतर्मौन के बारे में, ठीक है भाई। अंतर्मौन में आपके 7 चरण होते हैं जनरली। सबसे पहले होता है स्पंदन पुनरावृत्ति, मीन्स आपको बॉडी में वाइब्रेशन को रिपीट करना है। फिर उसके बाद आपको अगेन इनहेलेशन लेना है, उसका फ्लो करना है पूरा शरीर में, ओम का उच्चारण करना है एक बार। फिर जितनी भी ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जितने साउंड है उस पे एक बार कंसंट्रेट करना है। फिर उसके बाद अपने आप को सूक्ष्म से लेकर सामान्य स्थिति में लेकर आना है। फिर अगेन जागना है डीप स्लीप की स्टेज में, और फिर अगेन वेकनिंग अप होना है। तो ये 7 स्टेप होते हैं आपके अंतर्मौन में। आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा ये कौन कौन सा होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया आपको कौन कौन सा करना है। एक तो अजपा जप करना है और दूसरा अंतर्मौन करना है, ठीक है। अजपा जप मतलब क्या होता है? मंत्र का जप करते हुए हृदय से अंदर की ध्वनि के साथ अजप को सुनना। आप मंत्र कर रहे हो, अंदर सोहम सोहम कर रहे हो, और धीरे धीरे ऐसी स्टेज आ जाए कि आपको जप करने की जरूरत ना पड़े और अपने आप आपको जो है साउंड सुनाई देने लगे। उसको हम बोलते हैं अजपा जप, ठीक है। इसको हम सोहम मेडिटेशन बोलते हैं। इसी को हम प्रणव या सोहम जप भी, हाँ, सोहम जप भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपकी डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन और टोटली अवेयरनेस होती है। इसमें भी हम ओम का ध्यान करते हैं। अब देखिए, जब आप सोहम मेडिटेशन करोगे, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, यस मैम।
मैं जी मैम, प्रोसेस आ रही बता है। रही हूँ, बस आप सुनिए। अच्छा रुकिए, मैं वीडियो ऑन करती हूँ, ठीक है? तो फिर मैं आपको समझाती हूँ। थोड़ा सा आप चेहरा देखेंगे तो आप समझ में आएगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, जब हम मेडिटेशन करते हैं, ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? कहाँ है भाई, दिख रही हूँ मैं? हाँ ठीक है, पीछे जी भी दिख मैम। रही हूँ, रुक जाओ जरा। है, मेरे पीछे से सूर्य की किरणें आ रही हैं आपको ध्यान करवाने के लिए, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले जब हम सोहम मेडिटेशन करते हैं तो पहला स्टेप होता है हमारा सोहम 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 3 बार रिपीट करना है और पॉज लेना है। एक सेकंड रुको जरा। पहले हमें क्या करना है, 3 बार बोलना है सोहम सोहम और फिर पॉज लेना है। फिर क्या बोलना है, सेम जस्ट उल्टा साउंड, हमसो और हमसो, जो हम पढ़ते हैं हंस हंस हंस, तो ये 3 बार बोलना है। फिर अब आपको सोहम को अलग अलग बोलना है, हम सो हम सो हम। तो ये 3 स्टेप हुआ। चौथा स्टेप में क्या करना है, एक साथ सो हम, ठीक है? मीन्स एक साथ बोलना है। फिर इसको विजुअलाइज करना है अपने ब्रीथ को, और ये विजुअलाइजेशन कहाँ करना है, आपकी जो कुंडलिनी शक्ति, जो मूलाधार है, उसका विजुअलाइजेशन करते हुए आपको महसूस करना है कि आप जो सोहम बोल रहे हो उसके साथ आपकी सांस सारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए, वर्टिब्रल कॉलम से होते हुए, नीचे चक्रों से होते हुए कहाँ आ रही है, इनहेलेशन के साथ अंदर जा रही है और एक्सहेलेशन के साथ बाहर आ रही है, ठीक है? ये प्रोसेस आपको करनी है। और आप ये क्या करेंगे, सरमुखी मुद्रा के साथ इसको आप फिर से करोगे विजुअलाइज। तो ये स्टेप होते हैं सोहम के, समझ में आया? ये आपको पूछ सकता है प्रैक्टिकल में भी, जब आप एप्लीकेशन ऑफ योर पढ़ोगे 10th यूनिट। आया समझ में भाई? मैम अंतर्मौन में जो 5 स्टेप्स के बाद 6, 7, 8 बता दीजिए। 7 स्टेप्स मैंने बताया था ना, ठीक है? तो अंतर्मौन में 7 स्टेप होते हैं। आपका सबसे पहला होता है स्पंदन पुनरावृत्ति, ठीक है? दूसरा होता है आपका श्वास प्रवाह के साथ, मीन्स आपको क्या करना है, नेक्स्ट ब्रीदिंग लेनी है और उसके फ्लो को महसूस करना है। फिर क्या करना है, थर्ड स्टेप में ओम का उच्चारण करना है, दीर्घ ओम का उच्चारण करना है, ओम की ध्वनि को सुनना है। फिर शांत मन करके फोर्थ स्टेप है ब्रह्मांड की ध्वनि को सुनना है आपको। जब आप इस तरीके से ध्वनि सुन के शांत हो जाएं तो आपको धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है और सामान्य स्थिति में आना है। फिर क्या करना है, जागने की कोशिश करना है। अभी आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो जब चीजों को, तो आप अंदर की ओर जा रहे हो डीपर कॉन्शियसनेस में। अब आप क्या करोगे, नॉर्मल आओगे, तो आपकी ये जो स्टेज है ये डीप स्लीप और जागने के बीच की स्टेप होती है। फिर क्या होगे, आप सचेत हो जाओगे, मीन्स अब आप पूरे तरीके से कॉन्शियस हो जाओगे अपनी चीजों के लिए अंतर्मौन द्वारा। समझ में आया? इसको पढ़ लेना आप, ठीक है? जी मैम। ये जो है और एक बार रिपीट आपको कर दीजिए प्लीज। और एक बार भाई रिपीट कर दीजिए, मेरे को इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया मैम था। ये 4 तक तो समझ में आ ये गए मैम, 4 स्टेप तो समझ में आ गए, 5 में से समझ में नहीं आया। 5वां स्टेप है, जब हम कोई भी मेडिटेशन करते हैं, मैंने आपको बताया, आप देखिए, आप कोई भी मेडिटेशन करो तो आप आंख बंद करते हो तो सबसे पहले आपको आपके आसपास की आवाज सुनाई देती है कि नहीं देती है? देती है ना? तो जब हाँ आप मैम, हाँ। पहले ओम का उच्चारण करोगे, फिर ओम पर आप क्या करोगे, नॉर्मल कंसंट्रेट करोगे। अब आप जैसे ही मन शांत करोगे, पूरी तरीके से शांत हो जाओ, तो आपको घड़ी की आवाज सुनाई देगी, आसपास जो चीजें हो रही हैं उसकी आवाज सुनाई देगी। अब आपको उन चीजों पे अपने माइंड को फोकस करना है, मीन्स ब्रह्मांड की ध्वनि पर आपको फोकस करना है जो जो आती है। फिर अपने आप को क्या करना है, सूक्ष्म स्थिति से सामान्य स्थिति की ओर लेकर आना है। अभी आप क्या हुए, जब आप सब कुछ सुन रहे थे तब आप सूक्ष्म स्थिति में चले गए थे, अब अपने आप को आप सामान्य स्थिति में आएंगे धीरे धीरे। फिर नेक्स्ट स्टेप, 6th स्टेप में क्या करेंगे आप जो आपकी डीप स्लीप है, ऐसी स्टेज आ जाएगी, मीन्स आपको ऐसा लगेगा आप सो रहे हो, पूरे तरीके से मन इतना शांत हो जाएगा, ऐसा लगेगा आप सो रहे हो। तो ये स्टेज होती है आपकी 6th वाली डीप स्लीप की स्टेज। फिर आपकी आती है 7th नंबर पे, आप जब जागने की कोशिश करते हो, 7th को हम बोलते हैं सचेत अवस्था। अंतर्मौन द्वारा हम सचेत हो जाते हैं। तो अंतर्मौन मीन्स हमको ऐसी कंडीशन में लाना जब हम बाहर के साउंड सुनते सुनते केवल ऐसी स्टेज आ जाए कि हम अपने आप को सुन पाए। समझ में आया? तो जो 5th स्टेज है
वो स्टेज हमें अंतर्मौन की ओर लेकर जाती है। 6th स्टेज में हम डीप स्लीप में चल जाते हैं पूरी तरीके से, हम केवल अपने अंदर के साउंड, बाहर के साउंड भी हमें सुनाई नहीं देते तब, ठीक है, 6th स्टेप में। और 7th में हम फिर से वाली चीजों के बाद आते हैं, फिर से हम बाहर की ध्वनि सुनते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, श्वास पे ध्यान देने लग जाते हैं। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूअसली चलता जाता है। समझ में आया? तो है मैम, लेकिन 6th स्टेज के बाद ना स्लीप ही आ जाती है, मतलब डीप स्लीप ही हो जाता है। तो डीप स्लीप 6th स्टेज को ही बोलते हैं। तो वो डीप स्लीप मीन्स आपको सोना नहीं है, उस डीप स्लीप में आपको इनर साइलेंस सुनना है। बाहर की चीजें तो आप सुन रहे हो, बाहर की चीज में आप साइलेंस, लेकिन इनर साइलेंस क्या है, आपके अंदर क्या है, आप अंदर की कि उस कभी क्या होता है, आपका पेट जब गुड़गुड़ाहट करता है आप सुन पाते हो ना, तो वो क्या, जब वो उसका मोमेंट है। लेकिन ऐसी कंडीशन जब आप महसूस कर पाओ कि क्या प्रोसेस चल रही है अंदर, ये है अंतर्मौन, एकदम शांत हो जाता है व्यक्ति। ठीक है, ठीक है जी। मैम ये वाली जो अंतर्मौन वाली क्रिया है, ये बहुत मतलब ऐसे जगह पे करना चाहिए ना जहाँ ज्यादा शोर ना हो। ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन कभी कभी अंतर्मौन यही तो है कि आप शोर वाली जगह पे भी किस तरीके से अपने मन को कंट्रोल करते हो। ठीक है, योगी क्या होता है, दृष्टा होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सब कुछ देखते हुए भी किसी से जुड़ता नहीं है। तो वैसे ही अगर आप अंतर्मौन, अगर आप अच्छे योगी हो तो आप उस कंडीशन में भी कर सकते हो, लेकिन ये सारे तत्व बाधक तत्व माने जाते हैं। इसीलिए जितने भी योगी थे वो सब जंगलों में जाके तपस्या करते थे। ठीक है, ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट थोड़ा सा। कहाँ गया भाई? अब मैंने आपको बताया अजपा जप यूजिंग द मंत्र सोहम और अंतर्मौन आपको करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको, भक्ति योग। भक्ति योग एक ऐसा साधन है योग का जो सबसे सिंपल साधन है। जब आप नारद भक्ति सूत्र पढ़ोगे तो उसमें नारद जी ने बोला है कि ये जो भक्ति सूत्र है, ये जो भक्ति मार्ग है, वह सभी मार्गों में सुगम है, क्योंकि इस भक्ति द्वारा व्यक्ति जो है जल्दी ईश्वर को प्राप्त करता है और उसको ज्ञान की भी जरूरत नहीं। मतलब अगर आपको भक्ति योग करना है तो आपको ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। तो इसका इम्पैक्ट कार्डियोवैस्कुलर पे कैसे पड़ेगा? कार्डियोवैस्कुलर वाला व्यक्ति हमेशा टेंशन में रहता है, ठीक है, उसको हमेशा कहीं भी ना कभी टेंशन बनी रहती है। और जब हम भगवान के सामने जाते हैं, बस हम बोल देते हैं भगवान से, भगवान ऐसा ऐसा, और हमें क्या होता है, सिंपल रिलैक्स शांत महसूस होता है। तो भक्ति योग के द्वारा हम अपने टेंशन को कम करते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका कर्म योग। कर्म योग जब आप किसी की मदद करते हो, एनजीओ में दान करते हो, गौ सेवा करते हो, तो ये सब क्या कहलाता है, आपका कर्म योग की प्रैक्टिस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्वाध्याय। जब आप अपनी मतलब की चीज पढ़ते हो, जैसे गीता को बोला गया है, गीता अगर आप पढ़ते हो तो आपको अपने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर तो ऐसे ही मिल जाते हैं। भागवत गीता मेरा खुद का प्रैक्टिस है, अगर आप बहुत टेंशन में हो तो आप भागवत गीता पकड़िए और अपनी टेंशन को बोलिए एक बार, ठीक है, और उसके बाद 3 बार पेज पलटिए, मीन्स एक बार आप खोल के देखिए, आंख बंद करिए, भगवान से बोलिए भगवान मेरी ये समस्या है, इसका हल बता दीजिए मुझे। ठीक है, और जो पेज निकाल के जो सूत्र दिखेगा आप देखेंगे कि आपके समस्या का हल वो सूत्र है। ठीक है, फिर दोबारा देखिए, फिर तीसरा, वो 3 सूत्र में आप अपनी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करिए। तो मुझे तो मेरे हिसाब से स्वाध्याय की अच्छी बुक भगवत गीता लगती है। सबकी अलग अलग होती है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर की सुनता है, जिसको पढ़ के आपको अच्छा लगे। और एक स्वाध्याय में स्व का अध्ययन, कि हमारे अंदर क्या चीज है जो हम बुराई जिसको हम मिटा सके, क्या अच्छी चीज है जो हम ले सके। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका स्वाध्याय। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया किसके बारे में, आपका यहाँ पर कौन सा सिस्टम कंप्लीट होता है आज, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट बस करूंगी क्योंकि अभी टाइम नहीं है, हमारे पास कम टाइम है। ठीक है, तो आज मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगी नेक्स्ट सिस्टम, विच सिस्टम। नेक्स्ट है आपका एंडोक्राइनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम आपको पढ़ा दिया गया है, आपने पढ़ा है? यस मैम, पढ़ लिया, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे आगे। तो इसमें 3 डिसऑर्डर पढ़ने हमको। सबसे पहला डिसऑर्डर है आपका डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, दूसरा है आपका स्लाइड नहीं बताओगे?
अच्छा, तब से स्लाइड शेयर ही नहीं हुई। नहीं मैम। अरे रुको जरा, देखिए, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोक्राइनल डिसऑर्डर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में आपके 3 पढ़ने हैं आपको, ठीक है। कौन कौन सा पढ़ना है? पहला है आपका डायबिटीज मेलाइटस, दूसरा है हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म, तीसरा है आपका ओबेसिटी। तो इन तीनों को हमें पढ़ना है। अब ओबेसिटी जो इसमें है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। बाकी डायबिटीज मेलाइटस और हाइपोथायरॉयडिज्म जो है आपका एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है। तो हम पहले ओबेसिटी पढ़ेंगे जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है आपका, ठीक है। सिंड्रोम क्यों बोला गया है? क्योंकि ये बहुत सारे डिसीज का एक साथ मिलके बना हुआ है सिम्टम, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आपका सबसे पहले ओबेसिटी के बारे में थोड़ा सा। देखिए, दिख रही है स्क्रीन ना? यस मैम। ठीक है। ओबेसिटी एक कॉम्प्लेक्स डिसीज है, इसमें बहुत सारी डिसीज इसके साथ कॉम्प्लिकेशन में आती है। इन्वॉल्विंग एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बॉडी फैट, बॉडी में बहुत ज्यादा फैट जब जम जाता है उसको हम ओबेसिटी कहते हैं। एक्सेसिव अमाउंट पे, जो किस फॉर्म में जमता है? एडिपोज टिश्यू। आप लोगों ने टिश्यू पढ़ा होगा, पढ़ा है? जी एडिपोज टिश्यू यस कौन मैम। फैट वाली जो टिश्यू होती है उसको बोलते हैं एडिपोज। किस टिश्यू के अंदर आता है? किस मेजर टिश्यू का पार्ट है? कनेक्टिव टिश्यू का मैम। वेरी गुड, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। जो एक्सेस अमाउंट होता है हमारे फैट का वो हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू के रूप में जम जाता है, ठीक है। फिर ओबेसिटी इजंट जस्ट अ कॉस्मेटिक कंसर्न, ये जरूरी नहीं कि एक कॉस्मेटिक कंसर्न है, बट इट्स अ मेडिकल प्रॉब्लम। ओबेसिटी बहुत सारे लोग ऐसे लेते हैं, अरे ठीक है मोटे हो गए, क्या करें, घर में खाता पीते घर के लोग हैं तो मोटे होंगे ही, कुछ ना कुछ लोग रीजन देते हैं, लेकिन ये सिंपल प्रॉब्लम नहीं है। ओबेसिटी की वजह से अनदर कॉम्प्लिकेशंस भी हमको होती हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा ओबेसिटी की वजह से आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी होते हैं, ओबेसिटी की वजह से आपको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर भी होते हैं, ओबेसिटी की वजह से आपको बोन रिलेटेड स्केलेटोमस्कुलर डिसऑर्डर भी होते हैं, ठीक है। तो ओबेसिटी एक मेडिकल प्रॉब्लम है दैट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ अदर डिसीज, जो मैंने बताया, एंड हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे कि हार्ट डिसीज को बढ़ाता है ये, डायबिटीज हो जाता है, जिसको ओबेसिटी उसको डायबिटीज होना ही होना है, हाई ब्लड प्रेशर होना ही होना है, और कैंसर भी बनाता है ये, ठीक है। तो ओबेसिटी अलग अलग डिसऑर्डर्स को क्या दे रहा है भाई? इनविटेशन देता है, ठीक है। अब हम कैसे इसका डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है, या इसके सिम्टम कैसे निकालेंगे? तो सिम्टम देखने के लिए या इसका डायग्नोस करने के लिए एक इंडेक्स बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई, ठीक है। बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं? टू कैलकुलेट बीएमआई मल्टीप्लाई वेट इन अ पाउंड बाय 703। एक तो ये वाला है, ठीक है। दूसरा आप अपना वेट बाय हाइट इंटू 100 कर सकते हैं, ठीक है। तो बीएमआई का अलग अलग है, मैं एक कल जो नेक्स्ट स्लाइड बनाऊंगी उसमें बीएमआई का फॉर्मूला जो है ऐड कर दूंगी, ठीक है। एक जो पाउंड वाला क्योंकि आप लोग को याद नहीं होगा ना, इस वजह से। बॉडी मास आप लिख लेना वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर। तो किलोग्राम में अपना वेट लिखिए, डिवाइड करिए उसको स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स, ठीक है। किलोग्राम बाय मीटर स्क्वायर, ये आपकी होती है बीएमआई इंडेक्स, ठीक है। बीएमआई इंडेक्स मैम एक बार दोबारा बताना फॉर्मूला ये। वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, मीन्स वेट को आपको किलोग्राम में लिखना है और हाइट को आपको मीटर स्क्वायर। जैसे कि मान लीजिए मेरी हाइट, मेरा वेट है 60 किलोग्राम, ठीक है, मैंने 60 लिख दिया ऊपर। अब मैं क्या करूंगी? अपनी हाइट को सेंटीमीटर में नापूंगी। तो मान लीजिए मेरी हाइट है 152 सेंटीमीटर, ठीक है, और मेरा वैसे तो मेरी हाइट 155 समथिंग 152 है मान लो, ठीक है, और मेरा वेट 60 किलोग्राम है। अब मैं क्या करूंगी? 155 सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में चेंज करूंगी। तो कैसे करेंगे? 152 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 1.52 मीटर्स। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो 1.52 इंटू 1.52 मीन्स m का स्क्वायर 2.31 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो 60 बाई 2.31 मीन्स हाइट इन मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है आपको और वेट को किलोग्राम में।
इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका निकलेगा कितना है इंडेक्स। एक सेकंड में आपको इसको दिखाई देती हूँ, रुक जाओ जरा, तो आपको समझ में आ जाएगा ना। रुको जरा, देखो ये दिख रहा है। मैम जूम कीजिए। एक सेकेंड रुको जरा। देखो दो तरीके से देता है, ठीक है। अगर हम मैट्रिकली देखें आपका, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपका है वेट इन किलोग्राम बाई हाइट मीटर स्क्वायर, हाइट मीटर स्क्वायर लिखना है। और एम्पिरिकल देखें अगर हम, तो आप पाउंड्स में देखोगे, तो क्या करोगे 703 पाउंड्स इनटू वेट LBS बाई इंचेस में आपको अपनी हाइट लिखनी है। तो ये थोड़ा टफ पड़ता है, इसीलिए हम जनरली ये फॉर्मूला लगाते हैं। इस फॉर्मूला का एग्जांपल ये है जो मैंने आपको बताया था। देखो हाइट मान लो आपने लिखी 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। अब आप इसको मीटर में चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी 1.52 मीटर्स। अब हमको इसका स्क्वायर करना है, 1.52 इंटू 1.52 मीटर इक्वल टू क्या होगा 2.31 मीटर स्क्वायर। और किलोग्राम में आपका 60 है, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 60 बाई 2.31 इज इक्वल टू 25.95। चलिए आप लोगों के लिए होमवर्क क्या, तुरंत आप लोग 2 मिनट में अपना अपना वेट कर, अपना BMI कैलकुलेट करिए। चलिए वेट लिखिए सभी किलोग्राम में, जल्दी लिखो। लिख रहे हैं? हेलो, लिख लिया मैम। हाँ जी मैम। अब आपकी हाइट सेंटीमीटर में कितनी है पता है? 155। 155 है। 155 को जब आप मीटर में चेंज करोगे तो क्या बनेगा 1.55, ठीक है। 1.55 इंटू 1.55 करो कितना होगा? करें? हेलो, हो गया? यस मैम। कितना आया आंसर? हम्म 2.4025 मैम। 2.40 and 25 4025। 24.5 समथिंग कुछ आएगा। बोलो अपना वेट बोलो एक बार किलोग्राम में। किलोग्राम में वेट बोलो भाई अपना। 52 मैम। 52 है? मैम मेरा 20.9 आया BMI। एक बार एक एक करके बताना, ठीक है। अभी कौन बोल रहा है? लेटेस्ट में किसने बोला है? मैंने मैम लक्ष्मी। मैं बोली मैम 63 kg मेरा, हाइट है 5.3 इंचेस। 5.3 इंचेस। 5.3 इंचेस को आप कन्वर्ट करो मीटर में। 5.3 है मीन्स आपका 157 मीटर है मान के चलो, ठीक है। तो आप इसको कैसे 157, कन्वर्ट ओके। करोगे? 1.57 इंटू 1.57 इज इक्वल टू आपका आएगा 2.46, ठीक है। तो आप क्या करोगे 63 डिवाइडेड बाय 2.46, ठीक है। तो आपका आएगा कितना 25 समथिंग 60। तो आप क्या है नॉर्मल है, लेकिन आप जल्दी ही कन्वर्ट हो सकती हैं। अगर आपने अपनी केयर नहीं की तो आप जल्दी कन्वर्ट हो सकती हैं ओवरवेट में। ओबेसिटी में नहीं, ओवरवेट में। ओवरवेट ओबेसिटी से कम होता है, ठीक है। देखिए तो बाकी लोग अपना एक बार कर लेंगे। ये फॉर्मूला है आपका वेट एंड हाइट, ठीक है। और ये आपका आंसर आएगा सही। अब मैं इसका आपको Thank you, क्राइटेरिया बता देती हूँ, ठीक है। क्या क्या क्राइटेरिया है एक बार तो सुन लीजिएगा। चलिए अब हम क्राइटेरिया की बात करें
तो देखिए BMI और ये वेट स्टेटस है। अगर आपका BMI बिलो 18.5 आता है, मीन्स 18.5 से कम आता है, तो आप अंडर वेट हैं। अंडर वेट मीन्स एकदम पतले दुबले कुपोषित इंसान, ठीक है। इसके बाद अगर आपका BMI इंडेक्स 18.5 से 24.9 मीन मान लो 25 समथिंग, तो आप क्या है, नॉर्मल है। ये है अमेरिकन स्टेटस। इंडिया में 24.9 नहीं माना जाता, 25 माना जाता है, ठीक है। 25 है मतलब आप नॉर्मल वेट हो। अब मोर देन 25 है, ठीक है, तो चलो 25 पॉइंट समथिंग कुछ है तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर मोर देन 26 27 ऐसा कुछ है तो आप ओवर वेट में कंसीडर होते हैं, ठीक है। और अगर आपका 30 से ज्यादा है तो उसको हम ओबेसिटी या ओबेस की कंडीशन बोलते हैं। समझ में आया? ये आपका डायग्नोसिस है कि अंडरवेट कौन है, नॉर्मल कौन है, वेट कितना है और ओबेसिटी कितनी है, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए Yes, तो ma'am. आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी नेक्स्ट आगे। कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palm. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. ठीक है, सभी लोग अपनी आंखें खोल लें, ठीक है। और आप सभी लेफ्ट हो सकते हैं। मैम रिकॉर्डिंग एक कर दो। पूछना हाँ हाँ बोलिए। एज अ